हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति और मैं आप सबसे शेयर कर रही हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रैवल सीरीज़, जिसमें हमने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को कवर किया है। तो आज है डे 9 हमारे ट्रिप का और आज हम जाने वाले हैं बॉमडीला से काजीरंगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा बीतता है, हम क्या क्या देखते हैं। तो बॉमडीला का होटल छोड़ने के बाद जैसे ही हम काजीरंगा के लिए निकलते हैं तो थोड़ी ही दूर आने पर ना देखिए हमें अपना जो सफ़र है वो रोकना पड़ता है, क्योंकि आगे देखिए बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और जेसीबी मशीन से इसे साफ़ किया जा रहा है और जब तक ये रास्ता साफ़ नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा काफ़ी देर। पहाड़ी रास्तों पे इस तरह का लैंडस्लाइड होना आम बात है, लेकिन जब हम आँख के सामने में देखते हैं ना तो थोड़ा डर भी लगता है। तो भगवान का शुक्र है कि किसी गाड़ी वाड़ी के ऊपर में ये लैंडस्लाइड होकर गिरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड से। और इस तरह के जेसीबी मशीन के आ जाने से ये काम थोड़ा आसान भी हो गया है। जल्दी ही रास्ता साफ़ हो जाता है और आवाजाही शुरू हो जाती है। जहाँ पर हमें लैंडस्लाइड की वजह से रुकना पड़ा था, ये जगह भी ना काफ़ी खूबसूरत है। नीचे देखिए बहती हुई नदी है और उसके साथ में पहाड़ और ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ। और हमारे भी जो 7 गाड़ियाँ हैं ना वो भी लाइन से यहीं खड़ी है। तो चूँकि समय बहुत लग रहा था तो हम सब गाड़ियों से भी बाहर आ गए और यहाँ के नज़ारे का आनंद उठाने लगे। साथ में हमने यहाँ पर खूब सारे फ़ोटो शूट किए, वीडियो शूट किए सब लोगों ने। करीब आधा घंटा हम यहाँ रुके रहे और फिर जब रास्ता साफ़ हो गया तो उसके बाद फिर हमने चलना शुरू किया। आज हम जा रहे हैं बॉमडीला से काजीरंगा, जिसकी दूरी है 200 किलोमीटर। और ये वही झरना है जिसे हमने जाते वक्त भी देखा था। तो वापसी में भी जब हम लौट रहे थे तब हम यहाँ थोड़ी देर रुके और फिर हम आगे चले। रास्ते में बीच में हमने यहाँ पर एक ब्रेक लिया। यहाँ पर एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर, और भी दूसरे देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर है। तो वहाँ हमने दर्शन किया और फिर हम यहाँ बैठकर चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर रेस्ट किया, एक दूसरे से काफ़ी बातें वगैरह किए। हम सब एक ग्रुप में ज़रूर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं और इतने दिन सफ़र करते हुए हम एक दूसरे को काफ़ी कुछ जानने लगे हैं। तो बातें करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में। चूँकि हम सब अलग अलग गाड़ियों में बैठकर सफ़र कर रहे थे तो आपस में बात तो होती नहीं थी। तो जब हम इस तरह के टी ब्रेक लेते थे, लंच लेते थे, डिनर लेते थे, तब हमारा आपस में मिलना होता था और तब हम खूब बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। और इतने दिन साथ चलते हुए अब जो हम अनजाने से थे ना, तो हमारे बीच दोस्ती हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ में। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ और इन क्लिपिंग्स को देख रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब को मिस भी कर रही हूँ। ट्रैवलिंग में अक्सर ऐसा होता है, जब हम नई नई जगहों में जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ अटैच्ड भी हो जाते हैं और थोड़े दिनों बाद फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जो भी हो, हम सब ने इस टाइम को बहुत एंजॉय किया। इन पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए हमने बहुत सारे साइकिल सवार भी देखे जो साइकिलिंग करते हुए पहाड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम इन पहाड़ी रास्तों की खूबसूरत व्यू देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये अब हम फिर से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने ब्रिज में से गुजर रहे हैं और काजीरंगा के करीब पहुंच चुके हैं।
यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम काजीरंगा नेशनल ऑर्किड गार्डन देखने गए। ये ऑर्किड गार्डन इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्किड गार्डन है और करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ हम अलग अलग टाइप के ढेरों तरह के ऑर्किड देखे। कुछ बड़े अजीब थे, कुछ बहुत सुंदर थे। और यहाँ के जो स्टाफ है वो इन सारे ऑर्किड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ भी हमें देते हैं। इरियल्स में उनका डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है, कौन विलामेंट टिश्यू बोलते हैं, जो अंदर सेल्स का विलामेंट टिश्यू सेल्स से जितने भी नाइट्रोजन, एयर, मिनरल जितने भी जो है उन्हें हमेशा एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करते हैं जी। इसीलिए उनमें इसमें भी हम लोग जी इन्हें पूरा मॉइस्चर वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी एम्प्टी पॉट में भी प्लांट्स किया है, पर इसे भी ग्रो करके भी फ्लावर। अच्छा, इसमें देखिए ये फ्लावर है, दिस इज कॉल्ड ब्लू वैंडा। सो ऑर्किड्स में 100% फ्लावरिंग के साथ साथ एंड ऑर्किड्स में 30-40% ऑर्किड में तो मेडिसिन का ही बनता है। सो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। उसका जो फ्लावर का ड्रॉप से बनता है ग्लूकोमस आई डिजीज, एंटी एजिंग और ब्लाइंडनेस, ऐसे काफी यूजफुल बनता है जी। एंटी एजिंग, हाँ, जैसे एंटी एजिंग ऐसा इस ऑर्किड का नाम है जैसा एंडेंजर्ड वैरायटी। नॉर्थ ईस्ट में पूरा बैंड किया हुआ है, वो कंजर्व करने अलाउ नहीं करते जी। जैसे ब्लू वैंडा, they all had some honeybees flower we call because although she was similar like a bees, ऐसे tiny flower होते हैं, इसलिए हम लोग honeybee flower ही बोलते हैं जी। तो tiny this all very small, पूरा इससे पूरा bunch में है जैसे dancing lady, ऐसा फ्लावर का शेप डॉल जैसा, पूरा ऐसा फेरी जैसा फेस एंड क्राउन की तरह। ये भी सेम ही है that blue vanda। So इनमें मॉडिफाइड पेटल बहुत छोटा शेप्स है, बट मॉडिफाइड यस। सो ऑर्किड्स में तो 100% ऑर्किड का फ्लावर्स में वो मॉडिफाइड पेटल, सेपल पेटल हमेशा एक जैसा नहीं होते, सबका अलग अलग होगा, लेकिन हमेशा 5+1 रहेगा जी। हाइब्रिड ऑर्किड आजकल डिमांडेड है क्योंकि इनमें लास्टिंग बहुत है। एक बार खिल जाने से जितने हॉट एरियाज में भी उन्हें 1.5 मंथ तो चलता है, एंड हम लोग ऐसे ह्यूमिड एरियाज में तो 3 मंथ 2 मंथ चलता है। इसलिए आजकल हाइब्रिड ऑर्किड के लोग डिमांडेड है डेकोरेशन पर्पज के लिए, बिकॉज दे हैव लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए आजकल शादी में, बुके में ज्यादातर ऑर्किड के ऊपर ही डेकोरेट के लिए यूज किया जाता है। सो आजकल सबसे डिमांडेबल प्लांट है दिस वन, ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन ऑर्किड है। यस, पर्पल व्हाइट सबसे कॉमन। सो ऑर्किड बोलने से ओनली इस ऑर्किड को ही हम लोग मालूम पड़ता है, वैसे कि ये ऑर्किड ऑल ओवर मिलता है, इसलिए ये ऑर्किड को ही हम लोग पहचानते हैं। बट ऑर्किड इतना होता है नॉट ऑल ओवर वर्ल्ड में 25,000 to 35,000 ऑर्किड स्पीसीज मिलता है जी। पर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कलेक्शन है 800 जी, 800 माइक्रो फ्लावर इतने टाइनी आते हैं। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ग्रीनिश येलो फ्लावर, ऐसे ही कलर आता है। यस, ये सब फ्लावर ऐसे फूल आया नहीं है, इसे उस साइड से इनकी स्टार्टिंग हो रही है अभी जी। ऐसे धीरे धीरे इसे फ्लावर आएगा। ये सब अभी सीजन हो रही है। जैसे कॉल लिपिरिस विरिडीफ्लोरा, ये एक बॉटनिकल नेम है। एंड दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई ऑर्किड, उसका जो फ्लावर का शेप पूरा बटरफ्लाई जैसा, ये भी कॉमन है आजकल जी। शाम को यहाँ आसाम का फेमस बिहू डांस का प्रोग्राम भी था, जिसे हमने यहाँ बैठकर देखा और खूब एंजॉय किया। यहाँ ऑर्किड के अलावा भी और भी बहुत तरह के प्लांट थे जिसे हमने देखा, और सबसे अलग किस्म का प्लांट हमने इसे देखा। ये पीचर प्लांट है और ये इंसेक्ट्स खाने वाला प्लांट है। जैसे इसमें कोई इंसेक्ट्स घुसता है, कीड़े मकोड़े, तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है। और ठीक उसी तरह का ये भी एक और प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये भी कीड़े मकोड़े जैसे इसमें घुसते हैं ना, तो ये बंद हो जाता है और फिर ये उसे खा लेता है प्लांट। इस तरह के प्लांट हैं ये।
तो इस तरह से ना हमने यहाँ ढेर सारे रेयर प्लांट्स भी देखे जिसे हम अब तक केवल किताबों में ही देखते थे। और उसके बाद हमने बिहू डांस देखा और बिहू डांस देखने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम भी है, तो उसे भी हम देखने गए। यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जनजातियाँ, उनके द्वारा जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे जैसे औजार, बर्तन, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। इनमें बहुत सारी चीज़ें लकड़ियों की बनी हुई है, बांस की बनी हुई है, मिट्टी से, लोहे से बनी हुई चीज़ें यहाँ हम देखें। और इसके अलावा इस म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें रखी हुई थी ना, तो उनको डिस्प्ले भी बहुत अच्छे से किया हुआ था, बहुत साफ़ सुथरा सा जगह था, लाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर हम म्यूज़ियम में देखते हैं कि चीज़ें ना वैसी पुरानी पुरानी सी लगती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने करीने से लगाकर यहाँ रखा था। और ये देखिए, ये जैसे फ़िश ट्रैप है, तो जो भी चीज़ें यहाँ के लोग यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। तो बहुत आराम से टाइम लेकर हमने यहाँ सारी चीज़ों को देखा अच्छे से। और आप देख ही सकते हैं कितने अलग अलग तरह की चीज़ें, कितनी ढेर सारी चीज़ें यहाँ इतने करीने से यहाँ लगी हुई थी। तो मुझे ये बात यहाँ सबसे अच्छी लगी। तो इसी म्यूज़ियम के एक और हिस्से में ना इनका हैंडलूम का डिपार्टमेंट है। तो देखिए यहाँ किस तरह से हैंडलूम से कपड़ा बनता है, ये यहाँ बनाते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो धागे से लेकर कपड़ा बनने तक पूरी जानकारी ये हमें यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से ये बनाते हैं ये कपड़े। जिसके लिए मतलब काफी टाइम लगता है, तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा मतलब लगता है। आजकल तो बहुत मैकेनाइजेशन लूम या फिर मशीन लूम, पावर लूम आ गया है, बट हैंडलूम या फिर मशीन में बने हुए चीज़ों के साथ कुछ छूने नहीं पड़ते। सबसे पुराना बनाने के लिए 10-12 दिन का टाइम लगता है अभी भी। फिर उसको सिलना पड़ता है, सिलाई करते हैं। पहले सिर्फ क्लॉथ तैयार होते हैं, फिर उसको सिलना होता है। ये सबसे पुराना लूम, उससे डेवलप होके ये वाला बने, और इसको थ्रो शटल लूम बोलते हैं। एक्चुअली मैम इसमें शातल होता है, शातल का अंदर धागा होता है जिसको एक हाथ से दूसरे हाथ कुछ इस तरीके से थ्रो करना होता है, इसलिए इस लूम को थ्रो शटल लूम बोलते हैं। और इससे डेवलप है वो। और इसका कपड़ा जो होता है, ये अभी जस्ट ब्लाउज पीस जो होता है वो तैयार हुआ है, आप छू के देख सकते हैं। ये देखिए, ये उसका डिजाइन है ब्लाउज पीस का। ओके, ये हाथ में आएगा। हाथ में आएंगे। आजकल तो बहुत डिजाइन आ गया है। ये जो आप बोल रहे हैं मैं YouTube में शेयर कर सकते हैं? हाँ, या श्योर मैम। तो उस लूम से ये डेवलप है, इसको फ्लाई शटल लूम बोलते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है, शागल को इस लकड़ी से बांध दिया करते हैं। इस लकड़ी को पकड़ के जब उसको खींचते हैं ना, तो वो शातल मतलब फ्लाई करते हुए एक साइड से ना, एक बार इधर एक बार इधर, तो वो शातल फ्लाई करते हुए आते जाते रहते हैं। मतलब उस लूम से ये थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए इसको फ्लाई शटल लूम बोलते हैं। बाकी प्रोसेस सेम होता है। इन तीनों लूम पे सिर्फ वुलन या फिर कॉटन का ही धागा बना सकते हैं, जिसमें डिजाइन जो होते हैं बनाने वाले के माइंड पे होते हैं, उसके हिसाब से एक एक थ्रेड को काम करते हुए बनाते हैं। एडवांस है। इसको फ्लाई शटल लूम विद जैक्वार्ड मशीन बोलते हैं। एक्चुअली फ्रांस के एक जैक्वार्ड नाम के आदमी ने उस मशीन का इन्वेंट किया था, इसलिए उस मशीन का जैक्वार्ड मशीन बोलते हैं।
इसमें पूरे थ्रेड बन सकते हैं, यानी कि मूंगा हो, पात हो, वूलन, कॉटन, सभी तरीके का इसमें थ्रेड बन सकते हैं, जिसमें डिजाइन जो होते हैं वो मशीन से होते हैं। अच्छा। पहले पूरे वर्टिकल थ्रेड को मशीन के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ लेते हैं, फिर मशीन में फ्लावर के कार्ड को डालते हैं। ये जो कार्ड है ना, हाँ। हर एक कार्ड में इसका डिजाइन अलग अलग होते हैं, तो उनको चूज करना होता है कि कौन से कार्ड को मतलब मशीन में डालेंगे। मशीन में कुछ तार होते हैं, डिजाइन के लिए जितने भी थ्रेड होते हैं उन सबको मतलब ऊपर खींच के लेके जाते हैं। ओके। तो इसलिए डिजाइन को बनवाना थोड़ा बहुत मतलब आसान होता है। मतलब आजकल ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह में इस लोग का यूज किया करते हैं। ये सब यहाँ के मैम हमारे असम पे जितने भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, हाँ। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस की फोटोग्राफ्स को यहाँ पे रखा गया हुआ है, स्टोन एज से लेकर के ब्रिटिश एंड तक। अगर आप लोग असम फर्स्ट टाइम आए हैं तो असम पे आपको मैक्सिमम हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे शिवसागर में, क्योंकि ये हमारे इंडिया का एक सबसे लॉन्गेस्ट रूल किया हुआ डायनेस्टी है अहोम, जिन्होंने हमारे असम पर 600 डेज रूल किए थे और 17 टाइम्स मुगल को डिफीट किए थे। यानी कि मुगल कभी नॉर्थ ईस्ट तक आए नहीं थे, तो वो डायनेस्टी जो था वो थाईलैंड से आए थे और लास्ट उनका कैपिटल जो था वो शिवसागर था। इसलिए असम पे मैक्सिमम हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें शिवसागर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी और ये सब देखने के बाद हम गए बाहर भी बहुत अच्छा एक मार्केट है जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। वहाँ से हमने चीज़ें कुछ खरीदी और उसके बाद हम गए होटल। तो होटल का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी, इसलिए मेरे साथ में बने रहिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।